साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम आप लोगों से राष्ट्रकूट वंश की चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने दंती दुर्ग को देखा, उसके उपरांत मैंने कृष्ण प्रथम को देखा, उसके उपरांत मैंने ध्रुव धारावर्ष की चर्चा की हुई। साथियों, आज के हम अपने इस क्लास में गोविंद तृतीय के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जो ध्रुव है वह कहीं ना कहीं एक महान शासक था जिसने उत्तरी भारत अभियान में अपने आप को शामिल किया और साथ ही साथ उत्तरी भारत के शासकों को परास्त करते हुए अपनी जो गरिमा है उसको शिखर पर पहुंचाने का काम किया। सेम ऐसा ही जो उसका पुत्र गोविंद तृतीय होगा वह भी कहीं ना कहीं एक महान शासक होगा जिसने उत्तर भारत की राजनीति में प्रवेश करके अपनी जो गरिमा है उसको शिखर पर पहुंचाने का काम किया, अपने आप को राष्ट्रकूट वंश का सर्वाधिक योग्य शासक बनाने में अपना योगदान प्रदान किया, खुद को एक योग्य शासक बनाया राष्ट्रकूट वंश का। तो आज हम चर्चा करेंगे आपसे गोविंद तृतीय के बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा आप लोग कि ध्रुव ने अपने सबसे योग्य पुत्र गोविंद तृतीय को उत्तराधिकारी चुना तथा इसके पक्ष में सिंहासन का परित्याग कर गोविंद तृतीय को राजा नियुक्त किया। ठीक है, तो इस तरीके से गोविंद तृतीय ध्रुव का जो है उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। हालांकि ये बड़ा पुत्र नहीं था, फिर भी जो है अपनी योग्यता के कारण इसके पिता ने इसको क्या बनाया, राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक नियुक्त किया। ठीक है, अगर हम इसकी उपाधि की चर्चा करें तो जो इसकी उपाधि थी वो श्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ, महाराजाधिराज, परमेश्वर, जगतुंग जैसी इसकी उपाधियां थी। ठीक है, अब अगला इसकी हम विजयों को देखते हैं। विजय मतलब कि इसका जो प्रमुख अभियान होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो ध्रुव था उसके गोविंद के अलावा और भी पुत्र थे, जिसमें एक प्रमुख पुत्र था अस्तंभ। ठीक है, तो अस्तंभ जो क्या था वो शासक नहीं बन पाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, विद्रोह करेगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसका जो अभियान होता है उसमें अस्तंभ का विद्रोह। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि शासन सत्ता को प्राप्त करने के लिए अस्तंभ ने 12 राजाओं का संघ बनाया। गंगवाड़ के निकट हुए युद्ध में गोविंद ने स्तंभ को परास्त किया। तो इस तरीके से उसने इसके विद्रोह को दबा दिया।
ठीक है, इस पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा, इसमें शॉर्ट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। अगला है आपका उत्तरी भारत अभियान। उत्तरी भारत अभियान कुछ याद है आपको? इसका पहले की वीडियो आपने देखा है, उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले ध्रुव ने उत्तरी भारत में अभियान किया और यहां पर चाहे वो प्रतिहार वंशी शासक हो चाहे पाल वंशी शासक हो, दोनों को परास्त कर देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। लिखिएगा इसमें राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के वापस लौट आने के पश्चात वत्सराज का पुत्र, आपको याद होना चाहिए कि वहां पर ध्रुव ने वत्सराज को परास्त किया था, तो वत्सराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके साथ इसने कन्नौज से धर्मपाल को हटाकर इस पर भी अधिकार कर लिया। संभवतः धर्मपाल ने ही अपने पराजय का बदला लेने के लिए गोविंद को उत्तरी भारत अभियान के लिए प्रेरित किया। गोविंद ने अपने उत्तरी भारत अभियान में बुंदेलखंड के निकट नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया। इसी क्रम में वह आगे बढ़ते हुए कन्नौज पर आसीन आयुध वंशीय शासक एवं धर्मपाल को भी आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। ठीक है, तो ये रहा उसका उत्तरी भारत अभियान, जहां पर वो अपनी पिता की तरह ही उत्तरी भारत पर अभियान करता है।
उसमें ये साक्ष्य मिलता है कि जो है धर्मपाल जो है गोविंद तृतीय को कहीं ना कहीं उत्सुक करता है, उत्साहित करता है कि वो उत्तर भारत अभियान में भाग ले। क्यों? क्योंकि वो अपनी पराजय का बदला नागभट्ट द्वितीय से लेना चाहता है। तो नागभट्ट द्वितीय के ऊपर जब गोविंद तृतीय आक्रमण करेगा तो साथ ही साथ जो है वो धर्मपाल के ऊपर भी आक्रमण करेगा और धर्मपाल को भी परास्त करेगा। इस तरीके से ध्रुव की तरह ही गोविंद तृतीय भी उत्तरी भारत अभियान में दोनों ही वंश के शासकों को प्रतिहार हो, चाहे धर्मपाल हो, मतलब ये मुख्य वंश था, इसके साथ साथ उसने जो आयुधवंशी शासक है उसको भी आराम से परास्त कर देता है। तो इस तरीके से उत्तरी भारत में भी यह अपनी जो गरिमा है उसको बढ़ाने का काम करता है, अपने यश को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और ये जो जानकारी मिलती है हमको वो कहाँ से मिलती है? तो वही हमने आपको बताया था, राधनपुर लेख और संजन लेख से यहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको आप साथ ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर चलते हैं हम आगे। उसी क्रम में आप लोग आगे लिखिएगा कि अपने पिता की भांति गोविंद ने उत्तर भारत पर अधिकार नहीं किया। इसका भी मुख्य उद्देश्य अपने यश में वृद्धि करना था। ठीक है, तो ये रहा उसके बाद का जो है पॉइंट। अब आप लिखिएगा सुदूर दक्षिण अभियान। इसमें आप लोग लिखिएगा कि गोविंद तृतीय के उत्तरी भारत अभियान में व्यस्त होने के कारण सुदूर दक्षिण के द्रविड़ शासकों ने उसके विरुद्ध एक संघ बनाया। गोविंद तृतीय ने इस संघ के सभी शासकों को परास्त कर दिया। ठीक है, तो ये रहा उसका सुदूर दक्षिण अभियान, जहां पर जब वो उत्तरी भारत अभियान में बिजी होता है तो जो क्या होता है कि जो ये मान लीजिए ये पांड्य शासक हैं, चोल शासक हैं, ठीक है, केरल के शासक हैं, पल्लव शासक हैं, ये अपने आप को मजबूत करने लगते हैं। कैसे मजबूत करते हैं? एकजुट हो जाते हैं। जब गोविंद तृतीय वापस आता है तो इस गुट को आसानी से फिर से परास्त कर देता है, मतलब कि आसानी से इन गुटों को परास्त कर देता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी उपलब्धियां। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि अल्तेकर महोदय ने गोविंद तृतीय को
राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक माना है। गोविंद तृतीय ने उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस तरह से जो गोविंद तृतीय है ये राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक बन गया और राष्ट्रकूट की गरिमा को अजेय बना दिया, अमर बना दिया। ठीक है, तो ये रहा आज के लिए हमारा गोविंद तृतीय शासक। इसके बाद हम अगले शासक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।